नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वैसे तो मध्य प्रदेश में बने सभी महल बेहद खूबसूरत हैं, जो बुंदेला राज्यों के स्वर्णिम काल और खूबसूरती को बखूबी दर्शाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मुख्य आकर्षण का केंद्र है राम राजा मंदिर, भुज मंदिर, जहांगीर महल, राजा महल, राय प्रवीण महल। उसके साथ साथ ओरछा के किले काफ़ी खूबसूरत हैं और ओरछा की छतरियों की तो बातें अलग हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मैं जहांगीर महल को दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं पश्चिम के मुख्य द्वार पे अभी खड़ा हूँ। इसके सामने आप देख रहे हैं जो महल काफ़ी बड़ा है वह है जहांगीर महल। उसके बगल में राजा का महल है। तो मैं राजा के महल को अभी इस वीडियो में नहीं एक्सप्लोर करूँगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं जहांगीर महल को दिखाऊँगा और उसके अंदर बनी हुई जो एक कलाकृतियाँ हैं, डिज़ाइन है। और बताया जाता है कि यहाँ पे 100 कमरे सैनिकों के लिए जो बेसमेंट में बनाए गए थे और 136 कमरे जो मेहमान जहांगीर के साथ आए थे उसके लिए बनाए गए थे। तो मैं उसको दिखाऊंगा। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये राजा महल है। ये भी बहुत खूबसूरत और बड़ा है। उसके सामने जस्ट बगल में ही जहांगीर महल है। यह एक ऐसा महल है जो हिंदू और मुस्लिम वास्तुकलाओं को जोड़कर मुगल शासक अकबर के बेटे सलीम, जिसको हम जहांगीर बोलते हैं, उसके लिए बनवाया गया था। लेकिन हैरानी की बात है, यह महल का निर्माण जहांगीर ने नहीं बल्कि ओरछा के राजा बीर सिंह जुदेव ने जहांगीर के स्वागत के लिए बनवाया था। तो इस महल के बेसमेंट में जैसा मैंने बताया 100 कमरे और ऊपर 136 कमरे आपको देखने को मिलेगा। ये बड़ा एक परिसर है। आप देख सकते हैं कितना बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। तो इस महल की स्थापना बीर सिंह जुदेव ने 17वीं शताब्दी के शुरुआत में 1605 से 1627 ईस्वी के बीच में करवाया था। तो ये 3 मंजिला महल है। तो इसके प्रवेश द्वार को एक कलात्मक और पारंपरिक प्रवेश द्वार के रूप में भी चिन्हित किया जा सकता है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इतना विशाल और सुंदर होने के बावजूद भी जहांगीर सिर्फ यहाँ पे एक रात ही ठहरा था। आइए जानते हैं कि जहांगीर महल का पूरा इतिहास क्या है, जो इन तथ्यों से भी जुड़ी है। जैसे कि कहा जाता है, जहांगीर ने अपने पिता के बेहद खास सलाहकार और उनके नवरत्नों में से सबसे जो प्रमुख नवरत्न या प्रधान जो मंत्री था, अब्दुल फजल की मृत्यु या हत्या क्यों करवाई थी, और बुंदेलखंड की नृत्यांगना राय प्रवीण ने अकबर को भरे दरबार में शर्मिंदा होने पर क्यों मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, इसके पीछे की जो कहानी है मैं आपको बताऊंगा। यह बात उस समय की है जब मुगल सल्तनत के बादशाह हुआ करते थे अकबर, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल हो गए क्योंकि वो ओरछा के किले को जीत नहीं पाए थे। दोस्तों, अकबर के बेटे सलीम, जिन्हें हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, जो अनारकली को काफ़ी बेहद पसंद करते थे, लेकिन महाराजा अकबर इस बात से खुश नहीं रहते थे। हमेशा सलीम को डांटते फटकारते रहते थे। उधर अकबर और बीर सिंह जुदेव भी एक दूसरे के काफ़ी दुश्मन हो चुके थे, क्योंकि कई बार लड़ाइयाँ लड़ी अकबर ने लेकिन जीत नहीं पाए और काफ़ी शत्रुता हो गई बीर सिंह जुदेव और अकबर के बीच में। सन 1599 की बात है, जब अकबर दक्षिण के युद्धों में लगा हुआ था। तो उस समय जहांगीर ने चुपचाप राजधानी को दिल्ली से इलाहाबाद में स्थापित कर दिया और ये देखना चालू किया कि मेरे पिता की शत्रुता किसके साथ है। तो जहांगीर ने फिर बीर सिंह जुदेव को अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और उनके स्वागत में इलाहाबाद बुलाकर भव्य समारोह का आयोजन किया और उनका खूब सादर सत्कार सम्मान किया। तो अकबर के नवरत्नों में सबसे प्रमुख जो रत्न था, प्रधानमंत्री था अब्दुल फजल, जिसे जहांगीर बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे यह लगता था कि मेरी बुराई अकबर से यही करता है। तो उसने जहांगीर ने बीर सिंह जुदेव से मिलकर उसकी हत्या करने की एक योजना बनाई। जब 1599 ईस्वी में अब्दुल फजल दक्षिण के लड़ाइयों से वापस आ रहा था, तो एक सुनसान जगह पे बीर सिंह जुदेव ने उस पर आक्रमण करके हमला करके उसकी हत्या करवा दी और उसका कटा हुआ सिर महाराजा जहांगीर को सौंप दिया, जिससे जहांगीर बहुत खुश हुआ और काफ़ी प्रभावित हुआ। लेकिन उनकी दोस्ती का ये तो अभी बस शुरुआत था। महाराजा बीर सिंह जुदेव के सामने एक बड़ी समस्या यह थी कि उस समय ओरछा में राज करते थे महाराजा राम शाह, जो शाहजहां ने उनको गद्दी से हटाकर बीर सिंह जुदेव को वहां का राजा बना दिया और इलाहाबाद बुलाकर उनका भव्य स्वागत समारोह का आयोजन करवाया और स्वागत किया, जिससे बीर सिंह जुदेव काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने भी इस खुशी को, इस सम्मान को वापस करने के लिए एक भव्य महल का निर्माण करवाया, जिसे हम शाहजहां का महल के नाम से जानते हैं।
तो हिंदू और मुस्लिम दोनों शैली का उपयोग करके यह महल का निर्माण किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना मतलब सुंदर दृश्य है। आप यहाँ पे अगर आएंगे, विजिट करेंगे और देखेंगे तो आपको एक अलग सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। दोस्तों अभी मैं ऊपर चल के आपको दिखाऊंगा और यहाँ के बारे में आपको मैं पूरे डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये जो महल है ये कुल मिला के जैसे कि 136 कमरे ऊपर, जो बेसमेंट के ऊपर है 136 कमरे मेहमानों के लिए बनाए गए हैं और 100 कमरे नीचे जो बने हैं बेसमेंट में वो यहाँ पे सैनिकों के ठहरने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे जो गुंबद आप दिख रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये जो नीला पत्थर है, बताया जाता है कि यहाँ पे 5 तरह के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। नीले और हरे रंग के पत्थरों का प्रयोग करे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये जो नीला पत्थर है इसको हम लाफिस लजूली पत्थर जो अफगानिस्तान में पाया जाता है वहाँ से मंगा के इसमें लगाया गया था। और जो हरे रंग का पत्थर, जो हल्का धुंधला हरे रंग का पत्थर आप देखेंगे उसे टर्कोइज कहते हैं, जो चाइना, तिब्बत और ईरान में पाया जाता है वहाँ से मंगाया गया। तो ये काफ़ी कीमती पत्थर होते हैं। कुल मिला के लगभग 6 अलग अलग तरह के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आपको 84 गुंबद और छतरियाँ देखने को मिल जाएगी। अभी मैं बगल के रास्ते से आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा। ये देखिए बाहर का व्यू। यहाँ पे सामने आपको राय प्रवीण महल दिख रहा है। अभी मैं उसको एक बताऊंगा उसके बारे में, राय प्रवीण की क्या कहानियाँ थी। अभी अंदर का व्यू पहले हम लोग देख लेते हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि ये जो गुंबद दिख रहा है इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह की कलाकृतियों का प्रयोग किया गया है। दोनों तरह की शैली का प्रयोग करके बनाया गया है इस गुंबद को और छतरियों को। तो ये जो प्लेन गुंबद दिख रहा है ये मुस्लिम शैली का प्रयोग किया गया है और उसके बगल में जो कमल पुष्प लिए जो घिरा हुआ है वो हिंदू शैली के प्रयोग करके बनाया गया है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं पूर्व वाले गेट पे, जिसको हम तोरण का गेट कहते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत और बड़ा है और काफ़ी इसमें डिज़ाइन दिखने को मिलती है। सबसे ऊपर गणेश भगवान की मूर्ति है और बगल में 2 सरस्वती माता का मूर्ति दाईं बाईं बनाया गया है जो कमल पुष्प पे बैठी बीड़ा बजाते हुए हैं। और काफ़ी देवी देवताओं का यहाँ पे नक्काशी आप देख सकते हैं। कितना खूबसूरत यहाँ का जो सामने वाला गेट है वो कितना खूबसूरत है। ये 3 मंजिला इमारत है आप देख रहे हैं जैसा कि। तो इस गेट को बनाने में रेड सैंड स्टोन का प्रयोग किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुल जो छज्जे हैं 108 बताई जाती हैं। अभी यह बाहर का व्यू है, कितना अद्भुत और अविश्वसनीय जैसा प्रतीत होता है यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी ये मैं सबसे बाहर आ चुका हूँ। तो यहाँ से हमें बाहर का कुछ व्यू ऐसा भी दिखेगा जहाँ पे घोड़े, हाथी और ऊँटों के रहने के लिए अस्तबल भी बनाया गया है। यहाँ पे इस जो दीवार दिख रही है ये यहाँ पे हाथी बांधा जाता था और यहाँ पे ऊँट को बांधने का काम किया जाता था मुगल काल में। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा राय प्रवीण का महल। तो मेरे सामने आप जो ये इमारत देख रहे हैं, महल दिख रहे हैं, ये राय प्रवीण का महल होता था। तो राय प्रवीण बेसिकली जो नृत्यांगना थी, जो महाराजा इंद्रजीत की एक तरह से देखा जाए तो बताते हैं लोग कि प्रेमिका भी थी, जो दरबार में नृत्य करती थी, लेकिन इंद्रजीत महाराज वो उससे प्रेम करते थे। तो राय प्रवीण और अकबर की कहानी काफ़ी मशहूर है। बताया जाता है कि जब अकबर को उनकी खूबसूरती के बारे में पता चला तो वो महाराजा इंद्रजीत के सामने एक अपनी बात रखी कि अगर आप राय प्रवीण को अगर दिल्ली नहीं भेजते हैं तो आप पे 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। तो जिससे राय प्रवीण बेबस होकर मजबूरी बस राय प्रवीण को अकबर के दरबार में भेजी। तो अकबर के दरबार में जाने के बाद जैसे कि वो एक बहुत बड़ी कवित्री भी थी, वो कविता के माध्यम से अकबर के सामने कहीं, बिनती राय प्रवीण की सुनिए शाह सुजान, जूठी पातर भकत है बारी बासस्वान। तो इस कविता को जब उन्होंने अकबर को सुनाया और इसका अर्थ बताया तो कहें कि इस कविता के माध्यम से, जैसे कि इनकी जो पहली लाइन है, उन्होंने कहा था कि मैं तो पहले ही अपना दिल किसी और को दे चुकी हैं। और जो दूसरी लाइन के हिसाब से देखा जाए, जूठी पातर भकत है बारी बासस्वान, तो बारी का मतलब होता है कि जो ओरछा में एक जाति होती है जो जूठी पत्तलों से भी अपना भोजन कर सकती है। और वायस का मतलब होता है चील कौवे, जिसको चील कौवे, वायस मतलब चील कौवे से है, और स्वान का मतलब सूंघने वाले जानवरों से संबंधित है। तो उन्होंने कहा कि आप इन तीनों में से कौन हैं। अकबर बुद्धिमान और स्वाभिमानी व्यक्ति थे, तो उनकी बातें और मनसा को भांप लिए। तब उन्होंने आदरपूर्वक राय प्रवीण को फिर से कहा कि आप ओरछा जाइए, मैं आपको यहाँ से आपको छोड़ता हूँ, और उनके सम्मान के साथ ओरछा भेजा। लेकिन जब तक वो ओरछा आती तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जो महाराजा इंद्रजीत थे और काफ़ी स्वाभिमानी वे भी थे, और स्वाभिमान के चलते उन्होंने अपनी आत्महत्या या प्राण त्याग दिए। जब राय प्रवीण को इस बात का पता चला कि इंद्रजीत महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे,
तो जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया गया था वहाँ की राख को उठा के अपनी मांग में भरा और बेतवा नदी की जलधारा में कूदकर अपना प्राण त्याग दिया। तो इस प्रकार से इस दुखद प्रेम कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।